हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। बीटीआर द्वारा प्रायोजित ई लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉक गेट के बारे में। आज हम देखेंगे डैम स्ट्रक्चर के बारे में। जो डैम होता है वो एक वाटर स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रिवर के रास्ते में कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बरसात के टाइम में जब नदियां हमारी ओवरफ्लो करती है तब कहीं बाढ़ आती है या फिर नदी का पानी जो है वो सीधा जाके समुद्र में मिल जाता है, जिसके कारण उसके पानी की वेस्टेज होती है। तो उस पानी को हम स्टोर करने के लिए नदी के रास्ते पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं डैम। डैम कई टाइप के होते हैं जिसमें आज हम ग्रेविटी डैम के बारे में देखेंगे। ग्रेविटी डैम एक इस प्रकार का डैम होता है जिसपे जो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं उन फोर्सेस को वो अपने वेट के द्वारा ही रजिस्ट करता है। किसी भी डैम के लिए उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा डैम होता है उस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले है हमारा वाटर प्रेशर। जो वाटर प्रेशर जो होता है, हमें पता है कि डैम जो होता है पानी को स्टोर करके रखता है। तो जो पानी स्टोर होता है डैम के पीछे की तरफ, वो पानी क्या करेगा, वाटर के ऊपर एक बल लगाएगा जिसको हम नॉर्मली कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर के अंदर पोर्स वगैरह रह जाते हैं, कुछ ना कुछ क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। उन क्रैक्स के कारण जो पानी है वो उस डैम की बॉडी के अंदर सीप करते हुए उसके फाउंडेशन में जाता है, जहां पर वो क्या करता है, डैम की बॉडी के अंदर एक अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण जो डैम का जो इफेक्टिव वेट है कम हो जाता है। इसलिए हमारा अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है डैम के स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही मेजर एक्सटर्नल फोर्स है। तीसरा है हमारा प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स। जब अर्थक्वेक आता है तो जिसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर हमारे, तो ये जो अर्थक्वेक फोर्स है वो भी एक मेजर फोर्स है। नेक्स्ट है हमारा सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर क्या होता है, जब वाटर स्टोर होता है तो उसके कारण वहां पे सिल्ट जम जाती है जो पानी के साथ बहकर आती है, कुछ सिल्ट जैसे, तो डैम की बॉडी के पास आके इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण वो डैम की बॉडी पर प्रेशर लगाती है। नेक्स्ट वन इज वेव प्रेशर। जब तेज हवाएं चलती है या जब हम देखते हैं वाटर जब फ्लो करता है उसके कारण वेव्स जनरेट होती है, वो वेव भी क्या करती है, डैम के बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। नेक्स्ट है आइस प्रेशर। यदि हमारा डैम ऐसी जगह कंस्ट्रक्ट किया गया है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो या टेम्परेचर हमारा जो है नेगेटिव में जाता है, तो जो वाटर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आइस में। तो वो आइस क्या करेगी, जब फ्लो होके अगर पानी के साथ आएगी तो वो डैम की बॉडी पे स्ट्राइक करेगी, तो आइस प्रेशर भी एक टाइप से डैम के अंदर क्रिएट होता है। लास्ट वन है हमारा स्टेबलाइजिंग फोर्स, जो कि होता है डैम के खुद का वेट, जो सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को रजिस्ट करने के लिए काम आता है। अब हम थोड़ा सा जनरल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो डैम के जो अपर साइड होती है उसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, इस साइड को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम की तरफ जो वाटर होता है उसको हम कहते हैं हेड वाटर। उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होएगा डैम की बॉडी पे उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डाउन स्ट्रीम साइड में जो वाटर होता है उसको हम कहते हैं टेल वाटर। ये जो पोर्शन है हमारा डैम का अप स्ट्रीम साइड के अंदर उसको कहते हैं हम हील, और डाउन स्ट्रीम साइड के अंदर ये जो स्लोपिंग पोर्शन है उसको हम कहते हैं टो। अप स्ट्रीम पोर्शन की जो एज होती है हमारी डैम की, इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ द डैम। डैम के अंदर हम एक गैलरी कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके कारण जो हमारा सीपेज के कारण जो पानी आया है वो इस गैलरी के थ्रू फ्लो करके डैम स्ट्रक्चर से सीधा बाहर चला जाए। हम डैम बॉडी के अंदर एक स्पिलवे क्रिएट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम जो पानी का जो ओवरफ्लो होता है डैम के ऊपर से वो ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पिलवे क्रिएट करते हैं जो एक पाथ होता है, जो अगर पानी ओवरफ्लो होने वाला होता है तो पानी उस स्पिलवे से एस्केप आउट कर जाएगा। ये होता है हमारा मैक्सिमम वाटर लेवल, कि हमारा जो डैम का जो पानी का लेवल है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा पानी का लेवल मैक्सिमम वाटर लेवल से ज़्यादा है तो हम स्पिलवे से एस्केप आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल फ्लो वाटर लेवल। हम जनरली डैम को डिजाइन करते हैं नॉर्मल वाटर लेवल के लिए,
कि जो मैक्सिमम टाइम में हमारा नॉर्मल वाटर लेवल रहना चाहिए। जो टॉप एज होती है डैम की उसको हम कहते हैं क्रस्ट ऑफ द डैम, और जो मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं फ्री बोर्ड। अब बात करते हैं वाटर प्रेशर की। जो मेजर एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारा डैम के अंदर वो होता है वाटर प्रेशर, जो कि डैम के अपस्ट्रीम साइड में लगता है। वाटर प्रेशर जो होता है जो डैम के द्वारा जो पानी स्टोर किया गया है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया है डैम की बॉडी के ऊपर, जो प्रेशर लगाया गया उसको हम कहते हैं वाटर प्रेशर। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। हमने जब देखा था, जब हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है टॉप सरफेस या फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे जीरो होता है, और जो बेस होता है हमारा बॉटम जो होता है बॉडी का उस पे होता है गामा डब्ल्यू एच। यहाँ गामा डब्ल्यू है हमारा स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसको हम जनरली पढ़ रहे थे रो इंटू जी। तो जो टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रेशर डायग्राम बना था ट्राइंगल उसका जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया जो है हमारा ये बताएगा टोटल वेट ऑफ वाटर जो है, या जो पानी के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया है। और ये हमेशा जो है प्रेशर प्रिज्म जो होता है हमारा उसकी सीजी पे वर्क करता है, जो कि होती है बेस से h/3 पे। नेक्स्ट जो है हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है हमारा वेट ऑफ द डैम। जो वेट होता है डैम का वो जो सभी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उसको रजिस्ट करने वाला फोर्स होता है। अगर हम टू डायमेंशनल एनालिसिस करें अगर ग्रेविटी डैम का, तो जो डैम की लेंथ है उसको हम इकाई मानते हैं। हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द डैम जो का क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रेपिजॉइडल मतलब समलम चतुर्भुजाकार होता है, तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शन में, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्राइंगल। देन हम उन दोनों पार्ट का वेट निकालते हैं, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके, और हम ये कहते हैं ये जो दोनों वेट होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, अपने उस एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। देन हम उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं और उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालते हैं, और जो रिजल्टेंट का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वही हमारे उस डैम के बॉडी की सीजी होती है। हमने यहाँ डायग्राम के अंदर एक ट्राइंगुलर प्रोफाइल बताया है किसी भी डैम का, जिसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है हमारा एक तो वेट ऑफ द डैम और दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हम इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को जब इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। जो रिजल्टेंट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P और वेट ऑफ द बॉडी W का वो है R। तो हम कहते हैं ये जो R है वो सेंटर पे स्ट्राइक करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या होता है किसी ना किसी एसेंट्रिसिटी पे स्ट्राइक करता है। तो हम एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्टेंट की एसेंट्रिसिटी है मैक्सिमम वो उस लिमिट तक की हो कि हमारे डैम बॉडी के अंदर टेंजाइल स्ट्रेस क्रिएट ना हो, क्योंकि हमें पता है कंक्रीट जो होता है वीक होता है टेंशन के अंदर। अब हम देखते हैं मोड ऑफ फेलियर क्या है हमारे ग्रेविटी डैम के और उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है उसके बारे में। जो हमारा जो डैम है वो चार तरीके से फेल हो सकता है। ओवर टर्निंग हो जाए उसकी टो के अबाउट, क्रशिंग हो जाए उसके अंदर, या डैम की बॉडी के अंदर जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाए जिसके कारण उसका क्रशिंग फेलियर हो जाए, और लास्ट वन है शीयर फेलियर हो जाए या स्लाइडिंग फेलियर हो जाए। जो हमारे डैम का जो फेलियर होता है या तो उसके फाउंडेशन में भी हो सकता है या उससे किसी हायर लेवल के किसी भी प्लेन के अलोंग वो हमारा डैम जो है वो फेल हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओवर टर्निंग के बारे में। हम कहते हैं जो डैम के अंदर जो फोर्स लगते हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो यदि हमारे डैम के टॉ से पास हुए तो जो हमारा डैम है वो रोटेशन के कारण या ओवर टर्निंग के कारण फेल हो जाएगा। यदि मुझे डैम को ओवर टर्निंग से बचाना है तो मैं कहूँगा कि जो हमारा जो रजिस्टिंग मोमेंट है वो हमारा ओवर टर्निंग मोमेंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारा रजिस्टिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, तो जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स है जो कि होता है हमारा डैम का सेल्फ वेट, उसका मोमेंट उसकी टो के अबाउट लें तो जो मोमेंट क्रिएट होगा वो होगा रजिस्टिंग मोमेंट। अब सेकंड है ओवर टर्निंग मोमेंट क्या है। ओवर टर्निंग मोमेंट होता है जो डैम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं जितने भी उन सब का उसके टॉ के अबाउट मोमेंट लेंगे तो वो हमको बताएगा ओवर टर्निंग मोमेंट। तो हम कहते हैं कि जो रजिस्टिंग मोमेंट और ओवर टर्निंग मोमेंट का अगर हम अनुपात लें तो वो हमारा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग।
और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ओवरटर्निंग के अगेंस्ट, उसकी वैल्यू हमारी 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। यदि किसी भी केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम हो जाए, मींस जो रजिस्टिंग मोमेंट कम हो जाए ओवरटर्निंग मोमेंट से, तो हमारा डैम जो है ओवरटर्निंग के कारण फेल हो जाएगा। सेकंड है क्रशिंग या कंप्रेशन फेलियर। तो यदि हम कहें जो डैम के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रही है, डैम मटेरियल की जो अलाउेबल स्ट्रेसेस हैं उससे यदि वो ज़्यादा हो गई, तो हमारा डैम जो है क्रशिंग या कंप्रेशन के कारण फेल हो जाएगा। डैम के अंदर लगने वाले फोर्सेस के कारण दो टाइप की स्ट्रेसेस क्रिएट होती है। एक होता है डायरेक्ट स्ट्रेस, सेकंड होता है बेंडिंग स्ट्रेस। यदि हमारे डैम का रिजल्टेंट फोर्स किसी एसेंट्रिसिटी ई पे होगा तो उसके कारण हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा। यदि हमारा डैम पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की एसेंट्रिसिटी जीरो है तो उसके कारण उत्पन्न बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो जीरो होगी। तो जब हम डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो जो स्ट्रेस क्रिएट होगी वो होगी हमारी पी मैक्सिमम, और यदि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेसेस होगी वो पी मिनिमम होती है। जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट होती है वो होती है डैम के टो साइड में, और जो मिनिमम स्ट्रेसेस जनरेट होती है वो होती है हमारे डैम के हील साइड में। यहाँ इक्वेशन के अंदर जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस से। समीशन ऑफ वी यहाँ डिनोट कर रहा है जो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उनका योग, और जो बी है यहाँ पे हमारे जो डैम की जो आधार है उसकी चौड़ाई। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पी मैक्सिमम है और यहाँ पे हमारा पी मिनिमम क्रिएट हो रहा है। हम कहते हैं पी मिनिमम जो क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि जो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस आ रही है वो डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि बेंडिंग के कारण उत्पन्न स्ट्रेसेस डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा हो गई तो हमारे डैम के बेस में जो है वो टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमारा जो डैम है वो टेंशन के अंदर वीक होता है। अब हम बात करते हैं टेंशन की। हम कहते हैं कोई भी हमारी मैसनरी स्ट्रक्चर या कोई भी कंक्रीट ग्रेविटी डैम है उसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरीके के टेंजाइल स्ट्रेस जो है वो डेवलप ना हो। यदि जो टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है कंक्रीट की जो मैक्सिमम परमिसेबल टेंजाइल स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। मैक्सिमम परमिसेबल टेंजाइल स्ट्रेस है हमारे कंक्रीट की वो होती है 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो टेंजाइल स्ट्रेस डेवलप हुई है किसी भी डैम के अंदर या किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर वो 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम किस तरीके से अश्योर करें कि जो हमारे डैम के अंदर जो स्ट्रेसेस आ रही है वो टेंजाइल है कि कंप्रेसिव है, तो हम कहेंगे जो हमारी जो पी मिनिमम की वैल्यू है वो जीरो से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। यदि वो जीरो से कम हुई तो वो उसके अंदर नेगेटिव स्ट्रेसेस क्रिएट करेगा, मींस टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जो कि हम अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ हम जो इक्वेशन है पी मिनिमम की वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन के अंदर उसके लिए हम पी मिनिमम को जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम जो मैक्सिमम असेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे वो होगी बी बाय 6। तो जो मैक्सिमम असेंट्रिसिटी की वैल्यू है जो सेंटर है हमारे बेस का उसके दोनों साइड b/6 और b/6 परमिसेबल है। यदि असेंट्रिसिटी इससे ज्यादा हुई तो हमारे डैम के अंदर टेंजाइल स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। तो ये जो कंडीशन है गिवन कंडीशन वो एक हमारा फेमस स्टेटमेंट है उसको बताती है, जिसको हम कहते हैं मिडिल थर्ड रूल कहते हैं। कि ये कहता है कि हमारे डैम की बॉडी के अंदर टेंशन क्रिएट ना हो उसके लिए एक मस्ट कंडीशन है जो डैम का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डैम के मिडिल थर्ड पोर्शन से ही पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्लाइडिंग फेलियर की। स्लाइडिंग या शियर फेलियर क्या होता है कि जब किसी भी दो प्लेन के अंदर या कोई भी बेस है हमारा डैम का उस पे जो जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो हमारे उस बॉडी का जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। मींस जो अगर यदि हमारा जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से एक्सीड कर गया तो हमारी बॉडी के अंदर स्लाइडिंग फेलियर हो जाएगा उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पे। तो हमें स्लाइडिंग फेलियर को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम कहते हैं जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स वो कम होना चाहिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से।
यहाँ से कंडीशन अराइज होती है म्यू समीशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एच ग्रेटर देन 1, जो कि एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारा स्लाइडिंग के अगेंस्ट, तो जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो स्लाइडिंग से बचाने के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है अगेंस्ट स्लाइडिंग वो एक से यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे हमारा जो डैम बॉडी है वो स्लाइडिंग फेलियर से प्रिवेंटेड है। जब हम डैम की स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लोड के कारण जो है डैम हमारा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, डैम का मटेरियल और डैम के अंदर जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होती है वो आइसोट्रोपिक होनी चाहिए और होमोजीनियस होनी चाहिए, डैम का फाउंडेशन और डैम का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करना चाहिए। हम कहते हैं जो फाउंडेशन और डैम जो है वो अलग अलग यूनिट ना होकर एक ही यूनिट होनी चाहिए। हम कहते हैं जो डैम का कोई भी लोड एज ए बीम एक्शन के तरह डैम की अबटमेंट जो है साइड की जो सपोर्ट्स हैं उसमें ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। डैम को हम एक कैंटिलीवर बीम मानते हुए उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़।